संभल की जामा मस्जिद सर्वे के दौरान हुई भीषण हिंसा की न्यायिक जांच रिपोर्ट यूपी विधानसभा के पटल पर रख दी गई है। इलाहाबाद हाईकोर्ट के पूर्व जज देवेंद्र कुमार अरोड़ा की अध्यक्षता वाले 3 सदस्यीय आयोग ने इस पूरी हिंसा को एक पूर्व नियोजित साजिश करार दिया है। 24 नवंबर 2024 को संभल की जामा मस्जिद के सर्वे के दौरान अचानक से हिंसा भड़क उठी थी। पत्थरबाजी, गोलीबारी और आगजनी ने पूरे उत्तर प्रदेश को दहला दिया था। अब करीब 2 साल के बाद इस दंगे की वो कड़वी सच्चाई सामने आई है जिसने सियासी गलियारों में हड़कंप मचा दिया है। रिपोर्ट सामने आते ही यूपी की राजनीति में भूचाल आ गया है। बीजेपी और समाजवादी पार्टी आमने सामने है। बीजेपी ने कहा कि जांच रिपोर्ट में संभल हिंसा का सच सामने आ गया है, तो वहीं समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने जांच रिपोर्ट पर ही सवाल खड़े कर दिए। दो टूक में आज इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा, लेकिन सबसे पहले सुनते हैं बयान। समाजवादी पार्टी के सांसद ने वहां के हिंसा को भड़काने के लिए क्या किया और किस तरह से एक षड्यंत्र रचा गया उस दंगे का, जिसमें तमाम बेशकीमती जिंदगियां गईं। ये बहुत जघन्यतम अपराध है और एक वर्ग विशेष किस तरह से हिंसा पर आमादा होता है, सांप्रदायिक दंगे प्रायोजित करता है, ये भी फैक्ट्स अब सबके सामने आ गए हैं। रिपोर्ट आई है जिसमें सीधे सांसद को जिम्मेदार ठहराया गया है। क्या कौन है रिपोर्ट बनाने वाला? रिपोर्ट बनाने वाले सभी सरकारी लोग हैं, इसलिए जाहिर सी बात है हमारे सांसद पर आरोप लगाएंगे। संभल की हिंसा, संभल की मस्जिद जो कि एएसआई के कंट्रोल में है, उसके नीचे मंदिर को खोजने को लेकर के शुरू हुई। इसमें जितने लोगों को फंसाया जा रहा है, इस शुद्ध सांप्रदायिकता के भाव में फंसाया जा रहा है। ऐसी रिपोर्ट ये बिल्कुल पूरी तरीके से सरकारी रिपोर्ट, भाजपाई रिपोर्ट और पूरी तरीके से कूड़ेदान में फेंकने वाली रिपोर्ट है। प्री प्लान साजिश थी पुलिस प्रशासन और सरकार की, और जो ये एक स्क्रिप्ट थी, रिपोर्ट सिर्फ उसी का एक नज़ीर है, वो उसी की चीज़ को लगती है। बल्कि मैं तो कहूँगा अगर ऐसी ही झूठी रिपोर्ट पेश करनी थी तो जनता का पैसा बर्बाद करने की क्या ज़रूरत थी। उसको पहले से ही ऐसे ही पेश कर दिया जाता, और सिर्फ ये राजनीति से प्रेरित रिपोर्ट है। आज ऐसी मिसाल हैं हमारे मुल्क, आज़ाद मुल्क के अंदर और शायद पूरी दुनिया के अंदर बहुत कम ही देखने को मिलेंगी कि जहां हमारे ही लोगों की, मजलूम लोगों की, नौजवान भाइयों की जान गई हो, हमारे लोग घायल हुए हों और सैकड़ों लोग बगैर किसी जुर्म के जेलों में रहें और आज भी वो भुगत रहे हैं और उन्हीं को अपराधी घोषित किया जा रहा है। तो इस रिपोर्ट पर जो बयान आए वो हमने आपके सामने रख दिए। फटाफट आपको 2 टूक के सवाल बता देते हैं। आज का हमारा पहला सवाल है, क्या भड़काऊ बयानों से संभल में हिंसा की आग भड़काई गई और क्या साजिश की रिपोर्ट में एसपी के पास कोई ठोस जवाब है क्या? ये भी हमारा सवाल है। इन्हीं सवालों के इर्द गिर्द हम चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। ये देखिए हमारा पहला सवाल है। और आज का हमारा दूसरा सवाल ये कि क्या साजिश की रिपोर्ट पर एसपी के पास कोई ठोस जवाब है क्या, या फिर रिपोर्ट को पूरी तरीके से खारिज करके पल्ला झाड़ने की कोशिश की जा रही है। सवाल नंबर 3, क्या कानून से ऊपर है सियासत? क्यों बचाव में उतरी समाजवादी पार्टी? ये भी हम समझने की कोशिश करेंगे। सवाल नंबर 4, क्या वोट बैंक की राजनीति में हिंसा पर भी समझौता किया जाएगा क्या? और सवाल नंबर 5 ये है कि संभल में हिंसा की साजिश, जांच रिपोर्ट पर सियासत क्यों? अब जबकि जांच करवाई गई है, रिपोर्ट सामने आई है, तो सियासत क्यों हो रही है? और अगर इसी तरीके से आरोपियों का बचाव किया जाएगा तो भविष्य की हिंसाओं को कैसे रोका जाएगा? मेहमानों से आपका परिचय करवाते हैं, उसके बाद हम चर्चा की शुरुआत करेंगे। धर्मेंद्र सिंह साहब जुड़ चुके हैं, आप समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं। संजय चौधरी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। वरुण पुरोहित थोड़ी देर में हमारे साथ जुड़ेंगे, आप कांग्रेस पार्टी के नेता हैं। और तान्या गडकरी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आप विश्व हिंदू परिषद के नेता हैं। बहुत स्वागत है आप सभी का इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। शुरुआत में संजय चौधरी जी आपसे ही कर रहा हूँ। हम चाहते हैं कि एक बार अपनी जुबानी आप बताइए उत्तर प्रदेश के दर्शकों को कि इस रिपोर्ट में किन किन बातों का जिक्र किया गया है। अगर पूर्व सुनियोजित साजिश थी तो इसके लिए जिम्मेदार कौन कौन था और उस वक्त खुफिया तंत्र क्या कर रहा था? अब जबकि रिपोर्ट आ गई है तो आप क्या क्या कार्रवाई करेंगे? 20 नवंबर 2024 को संभल के अंदर जो कुछ हुआ और उसके परिणाम स्वरूप कुछ लोगों की जानें गईं, काफी बड़ी हिंसा हुई, हिंसा में अराजकता हुई, उसको कंट्रोल करने के प्रयास किए गए, पुलिस के हथियार छीने गए, हथियार को छीनकर उन्हीं हथियारों से फायरिंग हुई और पूरे कांड के लिए विपक्ष की मांग थी कि इस पर एक न्यायिक आयोग बनाया जाए जो इसकी हिंसा की वास्तविक तह तक जाए। हाँ। उत्तर प्रदेश की सरकार ने जस्टिस अरोड़ा की अध्यक्षता में, जो रिटायर्ड हाई कोर्ट के जज हैं, उनकी अध्यक्षता में एक न्यायिक आयोग बनाया
उस न्यायिक आयोग ने अपनी रिपोर्ट दी। रिपोर्ट कल उत्तर प्रदेश की विधानसभा में टेबल हुई। जो ये आयोग बना है विपक्ष की मांग पर बना है, और इसकी जो रिपोर्ट आई है वो 199 लोगों के बयान के आधार पर घटना स्थल पर लगातार रहते हुए इस न्यायिक आयोग ने अपनी रिपोर्ट सबमिट की है। और रिपोर्ट में ये साफ है कि इस सुनियोजित षड्यंत्र के पीछे समाजवादी पार्टी के वहां के सांसद जियाउर रहमान बर्क, वहां के समाजवादी पार्टी के विधायक और इस तथाकथित मस्जिद की इंतजामिया कमेटी के सदर, इसके सेक्रेटरी, ये लोग इसमें शामिल थे, जिन्होंने गलत तथ्यों के आधार पर लोगों को भड़काकर वहां पर इकट्ठा किया और ये लोगों के अंदर धारणा बनाई कि यहां जो सर्वे के लिए जो टीम आ रही है वो मस्जिद को कब्जा करेगी, मस्जिद को तोड़ेगी और तोड़कर मस्जिद पर कब्जा करेगी। सुनियोजित षड्यंत्र को बेनकाब करते हुए रिपोर्ट आई है और मुझे लगता है कि इसने एक बार फिर से प्रमाणित किया है कि दंगाई और सांप्रदायिक राजनीति करने वाली समाजवादी पार्टी बेनकाब हुई। ठीक है संजय भाई, अब जल्दी से ये भी बता दीजिए कि अगर वहां पर भड़काऊ भाषण दिए गए और भीड़ जुटाई जा रही थी, बाहर से लोग आए, वो अराजक हुए, तो उस वक्त आपका लोकल इंटेलिजेंस क्या कर रहा था? बिना किसी अनुमति के 19 और 22 नवंबर को वहां पर समाजवादी पार्टी के सांसद ने भड़काऊ भाषण दे कैसे दिया? और अगर उन्होंने भड़काऊ भाषण दे दिया तो फिर पुलिस ने उस वक्त त्वरित कार्रवाई क्यों नहीं की? वहां पर जो परिस्थितियां उत्पन्न होने वाली थी उसका आकलन पुलिस क्यों नहीं कर पाई? देखिए, पुलिस ने स्थिति को कंट्रोल करने के लिए सारे शांतिपूर्ण उपाय किए। नहीं, आप अपना वाला मत बताइए, रिपोर्ट में जिन बातों का जिक्र है वो बताइएगा। देखिए, रिपोर्ट यही बता रही है कि उन्होंने इन 199 लोगों के साथ साथ संभल की पूरी राजनीतिक, ऐतिहासिक और वर्तमान, भविष्य और भूत के पूरे रिकॉर्ड को भी खंगाला है। संभल इस प्रकार की राजनीतिक वैमनस्यता के आधार पर सांप्रदायिक दंगे का शिकार होता रहा है। एक वर्ग विशेष लगातार संभल की ऐतिहासिकता के साथ छेड़छाड़ करने का हिम्मती रहा है। ठीक है, और इसीलिए इस इंटेलिजेंस फेलियर का जिक्र है नहीं संक्षेप में? नहीं, इसमें इंटेलिजेंस फेलियर का जिक्र नहीं है। इसमें इस बात का जिक्र है कि लोगों ने तथ्यों को गलत ढंग से समाज के सामने रखा, उससे भीड़ उतर के आई, उसने ऐसे नारे लगाए, नारे लगाने के कारण लोग जुटे। अब मैं दूसरे राउंड में आपसे पूछूंगा कि जिन लोगों ने गलत तथ्यों को रखा, जिन लोगों ने नारेबाजी करवाई, जिन लोगों ने पत्थरबाजी करवाई, जिन लोगों ने हिंसा करवाया, उन पर कार्रवाई क्या करेंगे? उससे पहले मैं आपके पास आ रहा हूं धर्मेंद्र जी। विपक्ष की मांग पर आयोग का गठन किया गया, आयोग ने जांच की, लगभग 200 लोगों से पूछताछ हुई, उसके बाद एक रिपोर्ट तैयार हुई, उसे पटल पर रखा गया है, पेश किया गया है। तो फिर अब आप इस रिपोर्ट को खारिज क्यों कर रहे हैं? आप क्यों कह रहे हैं कि समय और पैसे की बर्बादी हुई? क्या किया जाना चाहिए था जिससे सच सामने आता? नहीं, रिपोर्ट जो जिस तरह से प्रस्तुत की गई है वो साफ दिखता है कि ये वहाँ के स्थानीय प्रशासन के बयानों की फोटोकॉपी है। रिपोर्ट में तो उन्होंने कुछ इन्वेस्टिगेट ही नहीं किया। रिपोर्ट आने के पहले एक कॉमन सी चीज़ देखते कि वहाँ पर उपचुनाव था, उपचुनाव के पहले जो है कोर्ट से एक आदेश लेके आते हैं और जो कि टाला जा सकता था उसके ऊपर कोर्ट में भी जाने था, अचानक वहाँ के कलेक्टर और वहाँ के पुलिस अफसर सब पहुँच जाते हैं वहाँ सर्वे के नाम पर, फिर 2 दिन बाद पहुँच जाते हैं। तो ये तो वहाँ का जो घटनाक्रम हुआ उसको दंगा कहने के बजाय वहाँ पुलिस प्रशासन और सरकार मिल करके दंगा कराई है। वहाँ बताइए, उस रिपोर्ट में कहा जा रहा है कि गोली पुलिस की लगी नहीं, जिन लोगों को लगी है पीड़ितों को गोली, ये पहली बार हुआ है कि दंगे में जो पीड़ित पक्ष को वहाँ लोगों को गोलियां लगी हैं, वो गोलियां थर्मो टेक्नोलॉजी से इन्होंने, हमको लगता है वो आसमान से नहीं धर्मेंद्र भाई, रिपोर्ट में बताया गया है, रिपोर्ट में बताया गया है कि कुछ बाहरी लोग आए थे और उनकी तरफ से 315 बोर के तमंचे से जो गोली चलाई गई थी वो गोलियां लगी थी, पुलिस की बंदूक से चली हुई गोली उन लोगों को नहीं लगी थी, ये कहा गया है। अमित जी, तमाम वीडियोज हैं पुलिस ने किस तरह से अपने सरकारी वेपन के साथ प्राइवेट वेपन ले गए, बाद में तमाम कहानियां बनाई गई, विदेशों से वेपन्स आए, वहां इंटरनेशनल गैंग आया। अगर ये सारे लोग थे, बाहर के लोग थे और ये सब वेपन्स विदेशी और यहाँ के आए, तो वहाँ की पुलिस क्या कर रही थी?
केंद्र भी इनकी है, बॉर्डर सिक्योरिटी भी इन्हीं के पास है, उत्तर प्रदेश सरकार भी नहीं है। इसका मतलब तो इनको सरकार चलाना आता है, नहीं इनको सत्ता में रहने का कोई नहीं धर्मेंद्र भाई, देखिए इसको आप देखिए जब दिल्ली में अभी जो प्रदर्शन हुआ उसमें जब ये सवाल किया गया कि पुलिस वालों पर, धर्मेंद्र भाई दिल्ली में जो प्रदर्शन हुआ उसको लेकर सवाल किया गया कि पुलिस वालों पर पथराव क्यों किया गया, पुलिस की गाड़ी में तोड़फोड़ क्यों किया गया, तो उस आंदोलन का समर्थन करने वाले तमाम लोगों ने कहा कि वो बाहरी लोग थे, वो भाजपा के भेजे हुए लोग थे, आरएसएस के भेजे हुए लोग थे, उन्होंने गुंडई की। अब यही बात अगर संभल में कही जा रही कि वहां पर कुछ बाहरी लोगों ने आकर भड़काऊ बयान दिए, भड़काऊ भाषण दिए, हिंसा को बढ़ावा दिया, उन लोगों ने गोली चलाई, तो फिर उसको आप खारिज क्यों कर रहे हैं? अगर दिल्ली वाला मान रहे हैं तो वहां वाला खारिज क्यों कर रहे हैं बाहरी लोगों का? नहीं अमित जी, दोनों बातों का जवाब दे। देखिए दिल्ली के अंदर क्या हुआ, दिल्ली के अंदर उस पार्लियामेंट मार्च से पहले ही तमाम छात्रों ने वो वीडियोज बनाया किस तरह से वहां से ईंटें भरी, वो बोल्डर्स भरे ट्रक खड़े कर दिए गए। दिल्ली पुलिस, केंद्र की भारतीय जनता पार्टी सरकार ने दिल्ली का दंगा, दिल्ली में जो कुछ हुआ उस दिन पार्लियामेंट कूच का बच्चों के साथ, वो भी उन्हीं का प्रायोजित था। वो आंदोलन को बदनाम करना चाहते थे शांतिपूर्ण छात्रों। एक महीने से अगर वहां जंतर मंतर पर चल रहा था, सरकार गंभीर होती तो एक प्रतिनिधि मंडल बना करके उनसे बात कर सकती थी। जिस तरह से सोनम वांगचुक जी दिल्ली में आप कह रहे हैं कि कोई आया और वहां पर ट्रक खड़ा करके चला गया, ट्रक में पत्थर रख के चला गया, लेकिन संभल में जो पथराव हुआ वो पत्थर किसने रखा? क्या वहां पर भी कोई ट्रक खड़ा कर दिया गया था क्या? ये भी बताना होगा। भारतीय जनता पार्टी के धर्मेंद्र भाई, पहले राउंड की बातचीत आगे, मैं फिर से आऊंगा आपके पास दूसरे राउंड में। आंदोलन में मैं बता रहा हूं, उस आंदोलन पर आदरणीय मोहन भागवत जी ने आज ही बयान दिया। मोहन भागवत जी का बयान इनको नहीं, बाहरी लोगों की बात आपने कही थी, उस पर मैंने वाला तर्क दिया कि अगर यहां बाहरी लोग आ सकते हैं तो कहीं भी आ सकते हैं। धर्मेंद्र भाई, ऐसा नहीं कि वहां नहीं आ सकते। वरुण पुरोहित जी, क्यों लग रहा है कांग्रेस पार्टी को कि ये शुद्ध सांप्रदायिक भाव से बनाई गई रिपोर्ट है और लोगों को फंसाया जा रहा है, कूड़े में फेंक देने वाली रिपोर्ट है? ऐसा क्यों लग रहा है? अमित जी, आपने सारे प्रश्न अभी किए, लोकल इंटेलिजेंस, अब इसमें आपने एक वर्ड दिखा रहे हो सुनियोजित, यानी वेल प्लान। अगर वेल प्लान अगर हिंसा थी तो प्रशासन निकम्मा निकृष्ट सरकार, आपको वेल प्लान का पता ही नहीं लग रहा। पहले से 10 साल से आपकी सरकार है, आपको कोई लोकल इंटेलिजेंस, दूसरे इनपुट्स दुनिया भर के होते आपके पास आ ही नहीं रहे। इसका मतलब आपको होश ही नहीं, बदान दो के सरकार चला रहे हो, कैसे चल रही है पता ही नहीं। दूसरी बात, 2 साल होने को आ जाएंगे, नवंबर में 2-3 महीने रह गए, आप इतनी लेट तक आपकी रिपोर्ट नहीं आ रही। अब चुनाव आ रहा है सर पे, तो आपकी रिपोर्ट भी आएगी। कोई तबलीगी समाज और पता नहीं रोहिंग्या कहीं लाएंगे, अभी तो नाटक ड्रामे सब रचेंगे। तो अगर रिपोर्ट बनानी थी तो आपने भी प्रश्न किया, सब पूछ रहे। ये अगर कोई बयान देता है आम आदमी तो उसको तुरंत पुलिस उठा लेती है। अगर सांसद ने बयान दिया, भड़काऊ भाषण दिया, तो क्या आप 1.5-2 साल तक रिपोर्ट का इंतजार करते रहे? मुकदमे दर्ज करके गिरफ्तार नहीं कर सकते, जांच नहीं कर सकते? विपक्ष ने मांग की, हमने तो विपक्ष की मांग पूरी कर दी। अरे आप क्या कर रहे हो 2 साल से? अभी आपने दिल्ली का उदाहरण दिया, मैं इसमें सहमत हूँ कि कहीं भी प्रदर्शन होते हैं, कुछ होते थे जो दंगाई तत्व हुए, उद्यम मचाने वाले कहीं ना कहीं घुस भी जाते हैं। इसमें मैं कोई बीजेपी के खिलाफ या किसी ने, दिल्ली में भी छात्रों का बहुत बढ़िया प्रदर्शन, बच्चों का, लेकिन उसपे जो गलती करी सरकार ने, राक्षसी मानसिकता, क्रूरता दिखाई, पैलेट गन कर दिया, ये कर दिए, वहां भी इनका फेलियर था। कि जब अगर बाहरी तत्व आ गए, गुंडे बदमाश आ गए, क्रिमिनल्स आ गए जो बाद में जारी कर रहे, 2,500 क्रिमिनल्स आ गए, तो पहले से पता नहीं लग रहा आपको कोई चीज का? संजय जी, आपका काउंटर इस पर, वो कह रहे हैं कि अगर ये सुनियोजित थी तो फिर उस वक्त आपका इंटेलिजेंस, आपकी पुलिस क्या कर रही थी? देखिए, दरअसल आपको संभल समझना पड़ेगा। संभल वो जगह है जहां से हिंदू चुन चुन कर बाहर निकाल दिए गए, और ऐसा पिछले 50 साल से होता रहा है। और जिनको ये नहीं दिखता, जो ये नहीं देखना चाहते, वो संभल की हिंसा के बहाने एक बार फिर से उसी सांप्रदायिक राजनीति में उत्तर प्रदेश को झोंकना चाहते हैं। इनको ये नहीं दिखाई दे रहा था कि कैसे वहां के घरों की छत पर लोगों ने पत्थर जमा करके रखे हुए थे। ये पूरी दुनिया ने देखा है, लेकिन कांग्रेस और समाजवादी पार्टी को वहां पर जो पत्थर रखे हुए थे वो दिखाई नहीं दे रहे थे। लेकिन पुलिस ने पूरी की पूरी तत्परता के साथ इस हिंसा पर कंट्रोल किया। पूरी स्थिति ये थी, और ये जो था वो न्यायिक था। वहां पर न्याय के आधार पर कोर्ट ने निर्णय दिया कि एक वहां सर्वे टीम जाएगी जो उस जामा मस्जिद को, जिसको लोग हरिहर मंदिर कहते हैं, उसकी जांच करेगी, कोर्ट के आधार पर करेगी। न्यायिक आयोग उसका वो उस पर अपनी जांच की रिपोर्ट देगा। तो जिनको कोर्ट पे भरोसा नहीं,
जिनको न्यायिक आयोग पर भरोसा नहीं, जिनको संविधान के उपबंधों पर ठीक है। भरोसा नहीं, जिनको केवल और केवल हर प्रकरण पर संजय भाई, लेकिन जब आप ये कहते हैं कि वहां पर छतों पर पत्थर रखे गए थे, तो सवाल यही खड़ा होता है कि क्या पुलिस को समय रहते ही नहीं मालूम था कि यहाँ पर ऐसी कोई साजिश रखी जा रही है? और अगर मालूम चल गया था तो फिर पुलिस ने त्वरित कार्रवाई क्यों नहीं की? उन पत्थरों को जब्त क्यों नहीं किया? या फिर उन जिन छतों पर रखा गया था उन घर के मालिकों पर कार्रवाई क्यों नहीं की गई? ये सारे सवाल है। और ऐसा नहीं कि पहली बार कोई सर्वे हो रहा था, बनारस में भी सर्वे हुआ, इससे पहले अयोध्या में भी सर्वे हुआ, वहां इस तरीके की हिंसा नहीं हो गई ना। आप ये कह रहे हैं कि वहां पर डेमोग्राफी बदली जा रही थी, यही कह रहे हैं आप, यही आपका तर्क है? अमित भाई, इसके पहले जब जब संभल में दंगा हुआ है, संभल महीनों तक जला है। ठीक है, ये ओके। सामान्य कोई तान्या जी को ले आइएगा, उसके बाद मैं आऊंगा आप लोगों के पास। मुझे लगता है कि जिनकी जड़ें इतनी गहरी थी, इस हिंसा को समय रहते पकड़ लिया गया और वहां पर आज भी स्थिति कंट्रोल में है। अपराधी जेल में है और उनके हौसले पस्त हैं। नहीं धर्मेंद्र भाई, ऐसे नहीं, मैं आऊंगा आपके पास, काउंटर के लिए आऊंगा उसके बाद। प्लीज धर्मेंद्र भाई, तान्या जी को लाइएगा। तान्या जी, क्या वहां की डेमोग्राफी बदल रही है इस वजह से ये सुनियोजित साजिश हुई और उस साजिश को एग्जीक्यूट किया गया वहां पर और ये इतनी बड़ी हिंसा हुई? देखिए, संभल जो है वो हर हिंदू के लिए बहुत ही पूज्य और पवित्र स्थल है। हमारे पुराणों में वर्णन है वहां पर कल्कि अवतार होना, ये बात सभी हिंदू जानते हैं। वहां पर हरिहर मंदिर था, ये पुराने गजेटियर से, यात्रियों के वर्णन से और तमाम सरकारी दस्तावेज जो हैं, एएसआई के आजादी से पहले के दस्तावेज हैं, उनके सर्वे में भी ये बात लिखी गई है। तो संभल हमेशा से इस तरह की जमीन रहा है और वहां पर दंगे हुए हैं 1947 से लेकर, अगर मैं बात करूं अभी तक की, तो 15 से ज्यादा बार बहुत ज्यादा सांप्रदायिक हिंसा हुई है, दंगे हुए हैं, एक तरफा हिंदुओं को प्रताड़ित किया गया है। और इसके साथ ही 1978 के जो दंगे थे उनमें इतने हिंदू मारे गए और हिंदुओं का पलायन हुआ, हजारों की संख्या में हिंदू वहां से छोड़ा गया और तभी से वहां की जो डेमोग्राफी है वो बिल्कुल बदल चुकी है। यहाँ पर जो बात कर रहे हैं सुनियोजित इत्यादि की, तो हाँ, रिपोर्ट कह रही है 19 तारीख को कोर्ट ने कहा कि सर्वे करवाया जाए और 24 तारीख को सुबह जब वहां पर टीम पहुंची है तो 1 घंटे के अंदर अंदर वहां पर 10,000 लोग मौजूद थे। 21 तारीख को व्हाट्सएप ग्रुप्स बनाए गए, उसके अंदर विभिन्न तरह के भ्रामक मैसेजेस डाले गए, बात की और सबको बुलाया गया। 22 तारीख के दिन जो भड़काऊ भाषण दिए हैं सांसद महोदय ने, इनकी सांप्रदायिकतावादी पार्टी के सांसद ने, क्या कहा था उन्होंने? बिगड़ी है, क्या कहा था उन्होंने अपने भाषण में, वो भी बताइए तान्या जी। बोला गया तो झूठ बोला है और वहां पे जो युवा मारे गए हैं, जो एक संप्रदाय विशेष के युवा मारे गए हैं, उनका दोष भी तान्या जी, जैसे रिपोर्ट में इस बात का जिक्र किया गया है, 1 सेकंड, आपको आवाज आ रही है? रिपोर्ट में इस बात का जिक्र किया गया है कि जो व्हाट्सएप ग्रुप बनाए गए थे, तान्या जी आपको आवाज आ रही है? नहीं, ठीक है, सुन लीजिए आप। रिपोर्ट में इस बात का जिक्र किया गया है कि जो व्हाट्सएप ग्रुप बनाए गए थे उसमें मैसेज सर्कुलेट किया गया कि मस्जिद को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की जाएगी, इसको तोड़ दिया जाएगा, बिल्कुल वैसे ही जैसे अयोध्या में हुआ, वहां पर मूर्तियां रख दी जाएंगी, हमारी मस्जिद हमसे छीनने की कोशिश की जा रही है। ये मैसेज सर्कुलेट हुआ, उसके बाद वहां पर भीड़ इकट्ठा हुई और जिस भड़काऊ भाषण का जिक्र आप कर रही हैं तो वो दर्शक भी जानना चाहते हैं, हम सभी को आप बताइए, अगर आप लोगों के पास ऐसी कोई जानकारी हो कि भड़काऊ भाषण में उनकी तरफ से क्या क्या कहा गया था इस मैसेज के साथ साथ। जी हाँ, पूरी रिपोर्ट आने दीजिए, ये चीजें भी सामने आ जाएगी। रिपोर्ट में झूठ तो नहीं लिखा होगा? नहीं, उसमें ये नहीं लिखा है ना कि भड़काऊ भाषण में क्या कहा। अगर आपके पास कोई जानकारी तो आप बताइए, मैं उस पर काउंटर लूंगा ना उनसे कि ऐसा क्या कहा कि वहां पर हिंसा भड़क गई। इतनी सी बात जो मैसेज में सर्कुलेट की गई थी, इसके अलावा भी कुछ कहा था उन्होंने? जो रिपोर्ट सामने आई है, जो न्यूज सामने आई है, उसके आधार पर ही हम कह रहे हैं और फिर जो है वो तो प्रत्यक्ष है, प्रत्यक्ष को प्रमाण की क्या आवश्यकता? वरुण जी कुछ काउंटर करना चाहते, फिर मैं आपके पास आऊंगा। धर्मेंद्र जी। अमित जी, अभी तान्या जी ने भी बताया कि संवेदनशील इलाका है संभल, और कितने साल से बताया, और खुद ही कह रहे हैं, एक्सेप्ट कर रहे हैं, साहब चूक हो गई हमारी, तो आपको विपक्ष को नहीं पता था क्या? पत्थर आ गए। विपक्ष का सरकार चला रहा है 10 साल से, केंद्र में 12 साल से आपकी हिंदू चैंपियन सरकार, हिंदू बाबा आपका, जिसको आप चैंपियन नहीं, वो 12 साल से नहीं, वो कह रहे हैं 50 साल से वहां पर डेमोग्राफी बदलने का प्रयास किया जा रहा है, सिर्फ 12 साल की बात नहीं कर रहा हूं। तो मैं कह रहा हूँ 50 साल से हो गया, आप आ गए ना 10 साल से, यूपी में 10 साल से आ गए, केंद्र में 12 साल से आ गए, आपको पता नहीं लग रहा? विपक्ष बताएगा पत्थर इकट्ठे हो रहे हैं, विपक्ष बताएगा वहां पे दंगे होंगे, आपको क्या कर रहे हो आप बैठे बैठे? जब भी तो मैंने कहा निकम्मी निकृष्ट सरकार, विपक्ष ऐसे करेगा, विपक्ष ऐसे करेगा, विपक्ष ऐसे करेगा, आप क्या कर रहे हो? 10 साल से वो बताओ ना क्या किया? संवेदनशील इलाकों में पुलिस ज्यादा रहती है, प्रबंध रहता है, पुलिस का एडमिनिस्ट्रेशन रहता है, इंटेलिजेंस ज्यादा रहती है,
ये संवेदनशील इलाके मार्क होते हैं प्रशासन में, वहाँ क्या होना चाहिए था आपको पता नहीं था, सो रहे थे मत। ठीक है, संजय जी को रखिएगा और वर्ड जी। संजय जी कुछ कहना चाहते हैं? देखिए, मुझे लगता है कि इनको यही समझ में नहीं आ रहा कि पहले के दौर का संभल वो था कि जब हिंदू का कत्ल होता था, हिंदू का घर जलाया जाता था, हिंदू की संपत्ति लूटी जाती थी और हिंदू को संभल से निकालकर बाहर कर दिया जाता था। एक भी घटना बताइए स्वतंत्रता के बाद से आज तक कि संभल में इस राजनीतिक सामाजिक स्थिति का सामना हिंदुओं को न करना पड़ा। ये 10 साल की सरकार के बाद ही है कि आज दंगाई अपने बिलों में घुस गए हैं। दंगा करने वालों की हैसियत जमीन पर आ गई है। तो फिर ये किसने किया? संजय जी, अगर दंगाई अपने बिलों में घुस गए तो फिर ये किसने किया? और 12 से लेकर 24 तक संभल के हालात बदलने के लिए आपने क्या किया? हमने यही किया कि उनकी हैसियत ये ला दी कि आज वहां पर हिंदू स्वाभिमान के साथ रह रहा है। जो 1977 के बाद घर छोड़ के चले गए थे वो वापस संभल में आ गए हैं। ठीक है, संभल का बदलाव है। और यही नहीं कि इन एक तरफ आप कह रहे हैं डेमोग्राफी बदल रही है, एक तरफ कह रहे हैं हिंदू वहां वापस आ रहा है, एक तरफ आप कह रहे हैं कि वहां दंगाई बिलों में घुस गए हैं, दूसरी तरफ वही दंगाई निकल के वहां पर दंगा कर रहे हैं। ठीक है, धर्मेंद्र सिंह जी, लोग भगाए जा रहे थे लेकिन हमने उसको बदल कर दिखाया है। ठीक है, धर्मेंद्र सिंह जी, सत्ता में जो भी सरकार होती है वो आयोग का गठन करती है, वो एसआईटी बनाती है, वो जांच करवाती है, उसके बाद रिपोर्ट पेश करती है, यही होता है। आप लोगों ने भी यही किया था। जब मुजफ्फरनगर के दंगे हुए थे तो आयोग आपने भारतीय जनता पार्टी से पूछ के तो नहीं बनाया था, अपने हिसाब से बनाया था और उस आयोग ने जांच पड़ताल की, उस रिपोर्ट को आपने माना। तो अगर वही काम उन्होंने किया तो आप उसको सिरे से खारिज कैसे कर सकते हैं? अमित, देखिए अमित जी, दोनों में बेसिक अंतर है। पहले तो भारतीय जनता पार्टी के साथी संजय जी ये बहुत हिंदू हिंदू कर रहे हैं। एक कहावत है वो बचनम किम दरिद्रता। अरे हिंदू हिंदू कहते हुए शर्म नहीं लगती? पूरे दुनिया के हिंदुओं को शर्मसार कर दिया, उनकी आस्था में डकैती कर ली, लूट कर ली, राम मंदिर के चढ़ावा में चोरी कर ली, वो जो निर्माण में कमीशन खा लिया, जमीन में कमीशन खा लिया। संजय जी को, धर्मेंद्र जी को रख दीजिएगा। नहीं आ रही, जवान नहीं कांप रही है कि इनके समय हिंदू एम्पावर्ड हो गया। दूसरी बात, संभल का जहां तक सवाल है मित जी, संभल को पूरे प्रदेश ने देखा किस तरह से संभल 50 साल से सबसे बड़ा दंगा 1978 का आता है जब इनकी जनता पार्टी की सरकार थी। इनको तो उस पर अगर संभल की बात कर रहे हैं पुराने समय की, तो ये कल्याण सिंह पर उंगली उठा रहे हैं, अपनी जनता पार्टी की सरकार पर उठा रहे हैं और बीच में इतना उल्लेखनीय चीज नहीं आती है। उसके बाद 2024 में सबने देखा कोई दंगा नहीं, सुनियोजित साजिश थी। सुनियोजित साजिश वहां के स्थानीय प्रशासन की, वहां के कलेक्टर की, वहां के पुलिस डिपार्टमेंट की, राज्य सरकार के इशारे पर थी। इसको सबने देखा। उसको ढकने के लिए आयोग बना देना और उसकी फोटोकॉपी जो वहां के कलेक्टर और धर्मेंद्र भाई, यही आरोप अगर वो आपके ऊपर लगा देंगे कि मुजफ्फरनगर में जो कुछ हुआ वो आपके इशारे पर हुआ, तब आप क्या जवाब देंगे? चंदा चोरी पर सवाल मूंगा जा रहा है। धर्मेंद्र भाई, अगर यही आरोप वो आपके ऊपर लगा देंगे कि मुजफ्फरनगर में जो हुआ वो सरकार के इशारे पर हुआ, तो आप क्या जवाब देंगे? एसपीडीएम को हम लोगों ने हटाया प्रशासनिक। देखिए, मुजफ्फरनगर में जो हुआ उस पर बहुत बार जवाब दे चुके हैं। 1 घंटे जैसे भी सूचना आई कि वो लोग अफसर और ऑफिसर कंट्रोल नहीं कर पा रहे, एसपीडीएम दोनों को हटा दिया गया था। उसके बाद लगातार उस पर चुनाव हो चुका है, हम लोग जवाब दे चुके हैं। इनका जो झूठा नैरेटिव है 2024 में यूपी की जनता ने उसको डिस्ट्रॉय भी कर दिया, खत्म कर दिया है। लेकिन ये समय की बात में उठा रहा था कि इस समय चंदा चोरी पर प्रदेश और देश और दुनिया का हिंदू जवाब चाहता है। ये मुद्दे को भटकाने के लिए कभी दूसरे तरफ पहुंच जाएं, कभी दूसरे तरफ पहुंच जाएंगे। इस समय देश में 2 महत्वपूर्ण मुद्दे हैं। ठीक है, दोनों लोग एक साथ मत बोलिए। संजय जी प्लीज, मैं आ रहा हूं आपके पास। एक बार धर्मेंद्र जी की बात कंप्लीट हो जाए। अच्छा ठीक है, धर्मेंद्र जी ये बताइए क्या इस रिपोर्ट को 1 सेकंड धर्मेंद्र जी, अरे चंदा चोरी पर हम लोग हर दिन कर रहे हैं डिबेट साहब, इसी पर रहते हैं अभी। क्या आप अपने सांसद को बुलाकर एक बार भी उनसे सवाल नहीं करेंगे कि इस रिपोर्ट में इन तमाम बातों का जिक्र किया गया, इस पर आपका स्टैंड क्या है? क्या उस वक्त आपने जो भाषण दिया था वो भड़काऊ था या नहीं था, या पूरी तरीके से खारिज कर देंगे? अमित जी, बहुत बढ़िया सवाल आपने किया। मैं चाहता था इस सवाल को आप करिए। ये आप बताइए, जिस दिन दंगा हुआ वो यहां पर थे ही नहीं, वो बाहर थे, स्टेट के बाहर थे। और जो दंगा उन्होंने उनके भाषण से पनपा, वो भाषण चला दीजिए आप। मैं दावे से कह रहा हूं जो उनका भाषण था, संजय जी, जिससे वैमनस्यता बढ़ी, दंगा फैला, वो चला दीजिए हमारे सांसद का भाषण। संजय जी बताइए कि कैसे ये साबित होगा? आयोग की रिपोर्ट आ गई लेकिन उसको मानने को तैयार नहीं है। वो कह रहे हैं कि हमारे सांसद वहां पर थे नहीं जब दंगा हुआ। और अगर आप ये मान रहे हैं कि आयोग की रिपोर्ट सही है, उन सांसद के भड़काऊ बयान से, उनके भाषण से ही दंगा हुआ है, तो फिर क्या कार्रवाई करेंगे आप उन पर?
देखिए, भारतीय जनता पार्टी लगातार दंगाइयों पर कार्रवाई कर रही है। वहां के जो दंगाई हैं वो जेल में है। इसके पीछे जो लोग थे, न्यायिक जांच की रिपोर्ट आ गई है, सदन में पेश हुई है, उन पर भी कार्रवाई करेंगे और ऐसी कार्रवाई करेंगे जो नजीर बनेगी उत्तर प्रदेश के इतिहास के अंदर। कोई बचने वाला नहीं है और कोई इसमें कानून की जद से बाहर जाने वाला नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश की सांप्रदायिकता को नष्ट करने वाले हर दंगाई के गले तक उसके हाथ पहुंचने वाले हैं। और आपने कहा था, क्या कहा, जियाउर रहमान अमित जी इन्हीं के समय में मस्जिद रहेगी और फिर उन्होंने कहा कि जो जांच टीम जा रही है उसने मंदिर के समय में बहराइच में क्या हुआ, इन्हीं के समय में फिरोजाबाद में। नहीं धर्मेंद्र भाई, ऐसे नहीं, आप बोल रहे थे मैंने उनको टोका था ना। नहीं धर्मेंद्र भाई नहीं, प्लीज ऑडियो डाउन करिएगा। न्यायालय ने इस बात का आदेश दिया था कि वहां के मस्जिद की जांच होनी चाहिए। जो न्याय को नहीं मानते, जो न्यायपालिका को नहीं मानते, जो जांच आयोग को नहीं मानते, वही लोग सांप्रदायिकता के समर्थन में, संविधान के विरोध में। वरुण जी, अगर इस तरीके से आयोग की रिपोर्ट को सिरे से खारिज कर देंगे तो कहीं ये मैसेज तो नहीं जाएगा वोटर्स के बीच में कि आप हिंसा को बढ़ावा देने का काम कर रहे हैं, उसका समर्थन कर रहे हैं 2027 के चुनाव में? ये किसी के खारिज करने या मानने नहीं मानने से न्यायिक आयोग की रिपोर्ट खारिज नहीं होती। मैंने आपको कहा जो नहीं, आपके प्रवक्ता ने सिरे से खारिज कर दिया था ना, सुरेंद्र राजपूत जी ने। राजनीतिक में आपने गैर राजनीतिक प्रश्न पूछा ना, तो मैं क्योंकि मैं वकील भी हूं इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, जुडिशियल कमीशन की रिपोर्ट बाइंडिंग भी नहीं होती, लेकिन उसका सरकार उसको मानती है। लेकिन आप, मैं कह रहा हूँ, उसमें सुनियोजित वर्ड का इस्तेमाल, सुनियोजित वर्ड का मतलब है वेल प्लान था, यानी पहले से प्लानिंग हुई थी, पहले से प्लानिंग हुई थी। प्रशासन का निकम्मापन उसमें आता है। तो क्या प्रशासनिक अधिकारी पूरे जो लवाजमा था लोकल इंटेलिजेंस से लेकर ऊपर तक का, क्या उस पर कार्रवाई करेगी भारतीय जनता पार्टी? नजीर कर रहे हैं बीएचयू से लेकर हाथरस। तान्या जी, क्या रिपोर्ट के आधार पर कार्रवाई की मांग बीएचपी करती है? तान्या जी, बीएचपी कार्रवाई की मांग करती है रिपोर्ट के आधार पर, और कड़ी से कड़ी सजा दी जानी चाहिए जिन्होंने भी हिंसा की है। और अभी कुछ वक्ताओं ने मस्जिद का वर्ड का यूज किया, तो मैं उनसे निवेदन करना चाहूंगी कि करोड़ों हिंदुओं की आस्था जुड़ी हुई है, आप कृपया इस शब्द का प्रयोग ना करें। हरिहर मंदिर है, उसके प्रमाण है, और हरिहर मंदिर को वापस लाने में हम सभी हिंदुओं का सहयोग करें। कृपया इस तरह से वैमनस्य न करें। धर्मेंद्र जी, इस पर आपका जवाब। और दूसरा, अगर सरकार कार्रवाई करती है, जिन जिन लोगों का नाम सामने आया है आयोग की रिपोर्ट में, तो क्या आप उनको डिफेंड करेंगे, उनका बचाव करेंगे, क्या विरोध करेंगे क्या कानून का? नहीं अमित जी, हमने खुद ही आपसे और आपने भी सवाल किया कि अगर उन्होंने कोई भड़काऊ भाषण दिया तो वो आना चाहिए, क्या दिया ना, ऐसे अपने मन से। अभी तो रिपोर्ट पेश की गई है, अभी रिपोर्ट पेश की गई, उस पर चर्चा भी होगी, सरकार बताएगी जब कार्रवाई करेगी। लेकिन अगर कार्रवाई का आधार सही रहेगा, क्या तब भी आप लोग विरोध करेंगे क्या धर्मेंद्र भाई? मैं कह रहा हूं वो थे ही नहीं, उन्होंने उसका अपना एविडेंस भी दिया, उन्होंने अपना एविडेंस दिया कि मैं वहां था ही नहीं। दूसरी बात, मैं कह रहा हूं सुनियोजित शब्द केवल एक शब्द ऐसा है जिसको उस कमेटी ने लीगली सही रखा है। सुनियोजित साजिश थी, लेकिन उसके बाद का आगे गोल कर दिया सुनियोजित साजिश जो जिला प्रशासन ने राज्य सरकार के इशारे पर किया। ठीक है, हमें खत्म करना होगा, समय समाप्त हो रहा है। और दो टूक बात यही है कि संभल हिंसा का सच सामने आना चाहिए। रिपोर्ट आ गई है और रिपोर्ट में अगर सच्चाई है तो जो लोग भी उसके लिए जिम्मेदार हैं उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। उत्तर प्रदेश के लोग दो टूक यही चाहते हैं। अगर कोई उनके बचाव में उतरेगा ये साबित होने के बावजूद कि हाँ वो गुनहगार हैं संभल हिंसा के, तो वो भी एक्सपोज होंगे। और अगर रिपोर्ट को सिर्फ राजनीतिक लाभ लेने के लिए प्रस्तुत किया गया है और उस पर सियासत होगी तो उत्तर प्रदेश के लोग वो भी भली भांति समझेंगे, समय आने पर उसका भी जवाब देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका हमारे साथ जुड़ने के लिए, दो टूक का हिस्सा बनने के लिए। खबरें जारी हैं, आप बने रहे हमारे साथ। नमस्कार।